नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, ये जारी है। सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें फिंगर फोर से चीनी सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। चीनी सेना फिंगर फोर अब से अपने तंबू हटा रही है। जितने शेल्टर्स वहां पर क्रिएट किए गए थे चाइनीज सेना की तरफ से, पीएलए की तरफ से, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से, अब वो सब नष्ट किए जा रहे हैं। और इसका वीडियो खुद भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया। यही नहीं, फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना ने जो भी अस्थायी निर्माण किया था वहां पर, उसे भी वो गिरा रहे हैं, उसे भी वो नष्ट कर रहे हैं। वहीं चीनी सेना के पीछे हटने के बाद अब भारतीय सेना भी फिंगर फोर से वापसी कर रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत और चीन की सेना के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर बात बन गई है, समझौता कर लिया गया है। तो वहीं अब इसका असर भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। पेंगोंग झील पर फिंगर फोर से चीनी सेना पीछे हटती हुई नजर आई और इसका वीडियो भी बकायदा भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे थे, एक डिसएंगेजमेंट से पहले की तस्वीर और दूसरी डिसएंगेजमेंट के बाद की तस्वीर। फिलहाल तो यहाँ पर पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपना सारा सामान उठाकर वापस जाती हुई, अपने जितने भी शेल्टर्स उसने वहां पर क्रिएट किए हुए थे, टेंट लगाए हुए थे, उन्हें नष्ट करके वापसी की ओर। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। महीनों से जिस तरह की स्थिति भारत और चाइना के बीच वहां पर बनी हुई थी, अब लग रहा है कि LAC पर हालात सामान्य होने जा रहे हैं। जिस तरह से वीडियो जारी किया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाइना की सेना अपना सारा सामान वहां से समेटते हुए वापस जाते हुए, सारे शेल्टर्स वहां पर जो बनाए गए थे उनकी तरफ से उन्हें नष्ट करते हुए, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे देख रहे हैं। और वाकई में इस बार चाइना ने जो कहा वो करके भी दिखा रहा है, समझौते को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। देखिए शिल्पा जी, ये है तो अच्छी चीज कि लेकिन इसका क्यों हुआ वो ज्यादा जरूरी है। हाँ। आप जैसा हम सब जानते हैं कि जब ये 10 महीने पहले स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, उसमें भी फिंगर 8 के ईस्ट में चाइना का जो शिजाब पोस्ट 2 है वहां तक वो थे, और हम लोग फिंगर 3 तक जो धानसिंग थापा पोस्ट है वहां तक थे। और इस इलाके में हम लोग दोनों 93 के एग्रीमेंट के मुताबिक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन चाइना ने क्या किया कि अपने आप आकर के वो यहाँ आगे तक आके बैठ के और परमानेंट डिफेंसेस की ये इलाका हमारा है, जबकि हमारा क्लेम फिंगर 8 तक है जो ओरिजिनल LAC का है। तो आज जो इंडिया का स्टैंड है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो रेटिफाई हो गया, कि जो हम कह रहे थे वही सही है कि चाइना का इलाका ये नहीं है। ये एक तरह से नो मैन्स लैंड 8 किलोमीटर का हो गया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हम इसको कामयाबी तब मानेंगे जबकि सारे फेजेस, क्योंकि ये जो डिसएंगेजमेंट और जो हो रहा है ये एक प्लान के तहत है, जिसमें कि अगले कल तक ये पूरा कंप्लीट होना है। फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फेज 2 में गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान के इलाके में डिसएंगेजमेंट होगा और उसके बाद डेप्सन की बात होगी। तो मेरे हिसाब से ये पहली बार, क्योंकि चाइना की आंखों में आंखें डाल के हमने देखा और हमने उनको दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। तो हिंदुस्तान की फौज का एक कमाल है। शुरुआत है। चतुर्वेदी जी, आपने अभी जिस तरह से समझाया, आप मुझे एक बात स्पष्ट करें। हम बार बार कह रहे हैं कि चीनी सेना पीछे हटी है, यानी कि अब जरा देश की जनता को यह क्लियर करें कि क्या चाइनीज लोगों ने, चीनी सेना ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से आंखें दिखाने के बाद अब वो पीछे हटने के लिए मजबूर हुए हैं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि शिल्पा जी, जो एक एक्सेप्टेड LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो थी नॉर्थ से साउथ
जो फिंगर 8 है उसके ईस्ट में एक शिजाब पोस्ट है, शिजाब 2, वहां से थी। और हम लोग उसको मानते थे कि वो वहां तक है, और चाइना कहता था लेकिन हमारा क्लेम जो है फिंगर 4 तक है। तो हम लोग उस वक्त भी हमारा जो परमानेंट जो बेस था वो धन सिंह पोस्ट था, जो कि फिंगर 3 के पीछे है। बिल्कुल ठीक है। और इस इलाके में हम लोग दोनों लोग पेट्रोलिंग करते थे। वो आके अपना झंडा दिखाते थे, हम आके अपना झंडा दिखाते थे कि ये इलाका हमारा है। लेकिन आज जो हुआ है इसके मुताबिक वो वापस वहां गए हैं जो हम कह रहे हैं कि एलएसी है। तो इस तरीके से जो उन्होंने 10 महीने में एक हिमाकत की थी पहले, आज उनको पता चल गया कि ये नया भारत है और ये अपने इलाके की रक्षा पूरी तरह करना जानता है। तो एक तरह से उनको हिंदुस्तान का जो प्लान है वही मानना पड़ा। और मेरे ख्याल में कि इसका फायदा ये जो हो गया वो नहीं, आगे क्या होगा। अब एक तरह से एलएसी जो है वो सबको अब मालूम चल गया है कि ये शिजाब पोस्ट है। तो अगली बार जबकि ये पेट्रोलिंग भी खुलेगी तो वो इधर नहीं आ पाएंगे। चलिए ठीक है, यानी कि आपने कहा है कि ये तो अभी फेज 1 के तहत किया जा रहा है, अभी तो ये शुरुआत ही हुई है और ये बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा। चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, आप लोग ये जो कामयाबी इस समय देख रहे हैं, हिंदुस्तान की ये जो बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं, सबसे पहले तो किसे इसका क्रेडिट देना चाहेंगे और आगे क्या माना जाए? फेज 1 में जिस तरह से मजबूती के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आगे जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ता चला जाएगा, तमाम अगले जो फेजेस सामने आते जाएंगे, क्या इसी ताकत के साथ चाइना को हर एक स्तर पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा? देखिए शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस चर्चा में मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय रक्षा विशेषज्ञ जो अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका बहुत सम्मान करता हूं। और उन्होंने जो कहा बिल्कुल हमसे ज्यादा बेहतर वही समझ सकते हैं कि वहां की परिस्थिति क्या है। जहां तक कुछ कहा आपने जो कि ये क्रेडिट किसको जाता है, ये क्रेडिट किसको जाता है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा ये भारतीय सेना को ये सबसे पहले क्रेडिट जाती है। और सरकार का जो विल पावर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है और भारतीय सेना का जिस तरह से लोहा पूरी दुनिया ने, पूरी विश्व ने देखा है और देख रहे हैं, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। मैं जितना नमन करूं, जितना वंदन करूं, बहुत कम है। जहां तक सरकार की विल पावर की बात है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे संसद में भी रक्षा मंत्री ने पूरी शिद्दत के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने कहा था कि ये फेज बाय फेज इस तरह का डिसएंगेजमेंट होगा। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो ये मतलब इसमें बढ़ोतरी होगी, इसी में विकास होता जाएगा। और जैसे समय बीतता जाएगा निश्चित तौर पर ये इसका आप देखेंगे जो मतलब बहुत बड़ी ये, और मैं ये कहना चाहूंगा जो कि ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। और जहां तक प्रश्न है जो वहां का जो मतलब मौसम का फैक्टर या जो भी फैक्टर है, वो सब फैक्टर तो जो काम किया ही, लेकिन चाइना को इस तरह से आंख में आंख डाल करके बात करना, ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी कामयाबी और सरकार का विल पावर है, जो भारतीय सेना के साथ डटी रही, खड़ी रही। और जिस तरह से सेना को उन्होंने खुली छूट दी, सरकार ने अपना विल पावर दिखाया, को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये सरकार की विल पावर थी कि इस तरह से हम चाइना को आंखें दिखा पाए। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ AK चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, ठीक है चीनी सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह की इमेज चीनी सेना की रही है हिंदुस्तान के सामने भी और पूरे विश्व में भी, कहा जाता है कि आसानी से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, दरअसल उस पर इजीली बिलीव नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिलहाल हमें चीनी सेना को हल्के में नहीं लेना होगा। ठीक है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, क्या सोच है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता फिलहाल, या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि लड़ाई के मैदान में ये लड़ाइयाँ बहुत लंबी होती हैं। हाँ। और ये जैसा कि आप सब जानते हो कि ये LAC जो इस फॉर्म में भी है ये 1959 से है। तो आप समझ लीजिए कि 60 साल से ऊपर हो चुका है इसको इस स्थिति में। और चीन जहां तक है, चीन को अगर आप देखिए कभी भी वो अपने किए हुए वादों पे
टिका रहे ऐसा संभव देखा नहीं गया है। चाहे पंचशील का हो, चाहे उसके बाद जितने 92 का, 93 का, 95 का, 2010 का, 2013 के जो पैक्ट हुए, उसने अपनी मनमर्जी से उनको वायलेट किया है। तो हमको एक मैकेनिज्म ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें कि एक तो कि उसका जरा सा भी मूवमेंट हो वो हमको पता चलते रहना चाहिए, नंबर एक। तो हमारा इंटेलिजेंस और सर्विलेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा, उस इलाके में हमको हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बहुत साल तक हम लोग इसलिए नहीं करते कि चीनी आ जाएंगे, अब हमको और जोर से करना पड़ेगा कि अगर वो आ भी जाए तो कितनी तेजी से हम दोबारा अपनी उन पोजीशंस को पहुंच सकते हैं। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो हमारी, आप समझ लीजिए कि ओलंपिक की लड़ाइयां बैसाखियों के सहारे नहीं लड़ी जाती। तो हमारी आत्मनिर्भरता जो है अपने ऊपर, हथियार के लिए, गोला बारूद के लिए, हवाई जहाजों के लिए, पानी के जहाजों के लिए, मैरीटाइम डोमेन के लिए भी, इस सब में जितनी तेजी से हम आगे तरक्की करेंगे उतना हम ज्यादा मजबूत होंगे। और आप देखिए कि नक्कार खानों में तूतियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, तो हमें नगाड़ा बनना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। ये जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना हम जो देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से करके और देश की सुरक्षा के लिए, और जितने ये जो हमारे अंदर एक फिशी पैरस टेंडेंसीज होती है ना, कि हर चीज में शक करना, हर चीज में शुबा करना, कुछ चीजें होनी चाहिए जो बिल्कुल, जिसके बारे में देश पूरा एकजुट होना चाहिए, जिसके बारे में किसी तरह का कोई, आज एक लीडर है, कल दूसरा लीडर होगा, कल तीसरा लीडर था, तो जो देश का लीडर है उसमें पूरा विश्वास रख के हमको एक साथ पूरे देश को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। यानी कि आप गवर्नमेंट की विल पावर की भी यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आप उसे कितना क्रेडिट देना चाहेंगे कि सेना के साथ अगर सरकार की विल पावर नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल, सरकार के साथ पूरा देश। मैं तो ये कहूंगा कि जो एक्चुअली लड़ाइयां, शिल्पा जी, आज के जमाने में ये एप्लीकेशन ऑफ, इसको हम लोग अपनी ऑपरेशनल आर्ट में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसके एप्लीकेशन से ये हाथ हुआ है, जिसमें हमारे लोगों, हमारी सेना, हमारी सरकार, हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों की विल पावर, ये सब कुछ। और जो नेता, तो ऑफ कोर्स नेता तो होता ही है, अगर नेता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर उन्होंने, अगर वो घबरा जाते और कहते कि भाई हम तो बातचीत करनी चाहिए, ये सब बकवास है देश की। लेकिन चतुर्वेदी जी, अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया जाता या फिर पेशेंस नहीं दिखाया जाता तो फिर युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी और वो दोनों ही देशों के लिए तबाही का मंजर पैदा करती। बिल्कुल, तो इसमें इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में डिप्लोमेसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें आप बाकी देशों से, कैसे आप देखिए चीन ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने गलती ये की कि उसने उससे ज्यादा चबा लिया जो जितना कि वो पचा सकता था। उसकी सारे देशों से दुश्मनी कर ली, अमेरिका से भी दुश्मनी है, आसियान से भी दुश्मनी है, जापान से भी दुश्मनी है। तो ऐसी स्थिति में आप चल नहीं सकते। ताइवान से भी है, आज उसको और अपने इसी घमंड में। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ है रमाकांत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, क्या ये चीन का वही घमंड रहा जिसकी वजह से आज उसके मंसूबों पर खुद ही पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस समय चाइना ने ये कोशिश की थी 10 महीने पहले, उस समय हिंदुस्तान ऑलरेडी कोविड महामारी से जंग लड़ रहा था। ऐसे में चीन की ये चाल थी कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हिंदुस्तान पर हमला बोला जाए और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया जाए। लेकिन आज क्या हुआ, किस तरह से हिंदुस्तान ने जबरदस्त तरीके से बैकवर्ड करते हुए चाइना को वापस होने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहुत कड़ा, बहुत सख्त संदेश। बिल्कुल शिल्पा जी, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, जो कि आपने एक साधारण भाषा में भी आपने देखा होगा, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट, जब ऐसे लगता है जो कि विश्वास से ऊपर विश्वास अगर आ जाता है ना, तो निश्चित तौर पर ये होता है जो कि हमारा कहने का मतलब ये है, जो देश को
डिफेंसिव होना चाहिए, लेकिन डिफेंसिव ऐसा डिफेंसिव मोड में नहीं चला जाना चाहिए जो कि पता चले जो कि कोई आपके ऊपर आकर के आक्रमण ही कर दे, आपके ऊपर अटैक कर दे। हमें क्या करना है, निश्चित तौर पर जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे आदरणीय रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो समझा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे और मैं उनका सम्मान करता हूं इस चीज के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है देश को डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों होना चाहिए। जहां पे रक्षा की बात, रक्षात्मक शब्द का प्रयोग, कौन सा फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, इस पर करेंगे चर्चा। चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि ऐसी वो कौन सी स्ट्रेटेजी रही जिसकी वजह से आखिरकार ये कामयाबी हासिल हो सकी, क्योंकि बहुत सारी दौर की बैठकें भी हमने देखी। आखिरकार वो कौन सा ऐसा फैक्टर रहा, कौन सा ऐसा पिन पॉइंट रहा जिसने आज हमें ये तस्वीरें दिखा दी? मेरा मानना है शिल्पा जी, इसको कहा जाए एक पांच पॉइंट हैं जो मिलकर किया है। पहला तो जब वो इधर उसने घुसपैठ की हिमाकत की थी, फिंगर 8 से वेस्ट की तरफ आने की, तो जो गलवान का जो फर्स्ट राउंड जो हुआ था 6 जून को, उसके बाद जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, तो उसको पहली बार झटका लगा, क्योंकि वो आज तक यही यूज्ड टू था कि जहां तक वो जाता था बैठ जाता था और उसका बातचीत चलती रहती थी। ये पहली बार हुआ कि हमारे संतोष बाबू और 20 जवान तो शहीद हुए, लेकिन उनके 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। तो एक तो उसको वो झटका लगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा उसको जो झटका लगा, जबकि हम लोगों ने जुलाई के एंड में कैलाश रिज पे जो साउथ बैंक है, इसके ऊपर जब वो डोमिनेटिंग हाइट्स पे हम पहुंच गए, जिससे उसका मोल्डो कैरिसन और उसका आईबी तक हम जो है डोमिनेट करने लगे, और साथ ही जितना नॉर्थ बैंक पे उसकी पोजीशन थी वो अनटेनेबल हो गई। दूसरा, तीसरा, जब जो आपका रफेल इंट्रोड्यूस हुआ, तो रफेल का देख करके वो J-20 जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे ही रफेल आया उसकी कैपेबिलिटी उन्होंने देखी, उन्होंने J-20 पीछे विड्रॉ कर लिया। तो ये तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा। चौथा, जो कि जो हमारा हिंद महासागर में उसका करीब 71% जो है उसका ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जाता है। तो जहां हमने हमारी इंडियन नेवी ने वहां पे जो एंडमैन कमांड के जरिए उसको डोमिनेट करना शुरू किया, तो उसको उसकी जो ट्रेडिंग थ्रेटन हुई, वो चौथा पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कि उसको लगा कि उसका ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा। और पांचवा, जब हम लोगों ने उनके करीब 259 एप्स बैन किए, उनके ट्रेड सैंक्शंस लगाए, और हमारी देखा देखी बहुत से और देशों ने भी शुरुआत कर दी, तो उसको ये जो 5 पॉइंट की स्ट्रैटेजी थी, इसने वर्क किया। मैं इसी को विस्तार से जानना चाहूंगी चतुर्वेदी जी, ये जो चाइनीज एप्स पर बैन लगाने का, ये जो स्ट्राइक करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, वो आज की इस कामयाबी के पीछे आप कितना उसका बड़ा फैक्टर देख रहे हैं, कितनी कारगर साबित होती नजर आई है? बहुत बड़ा फैक्टर। देखिए, उससे दो चीजें हुई हैं। एक तो पूरी दुनिया को एक आइडिया लगा कि भाई चीन की ये नहीं है कि हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, उनके जो ये एप्स ऐसी पे हम डिपेंड करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स ताकत पे डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी निकल सकते हैं। तो एक तो वो लोगों को, तो बाकी लोग भी उसके साथ गए। दूसरा, हमारी अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी कि आपने देखा जूम के बदले में जियो मीडिया आ गया, इस तरह बहुत सारी चीजें। उसके 5G पे जब झटका लगने लगा कि 5G के लिए भी उसको बैन किया जाने लगा, तो उसको लगा कि अब भाई ये पानी सर से ऊपर जाने लगा है। तो इस मौके में हमारी जो इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया। अभी आप देखिए, दिवाली के टाइम पे जो उसको बहुत फायदा मिलता था, अब किसी कुछ नहीं उसको फायदा मिला। तो ये चीजें जो हैं वो ट्रेडिंग मिशन। रमाकांत मिश्रा, कुल मिलाकर चाइना को अपनी जिस इकोनॉमी का घमंड था, जब उसे पर चोट लगती हुई नजर आई, तब जाकर चाइना ने होश संभाला, तब जाकर उसे अंदाजा हुआ कि उसने क्या गलती कर दी। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं जो समझा रहे थे, बिल्कुल सही है। उसमें कहीं कोई ट्रैक हटने वाली बात नहीं, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो हटने वाली बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक ऐड इसमें ये करना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से उन्होंने पड़ोसियों के साथ, चाइना जो है जिस तरह से पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार रहा है, वो निश्चित तौर पर इस चीज को दर्शाता है, जो कि भाई आप मतलब अपने स्वार्थ के लिए आप किसी से भी दुश्मनी लेने के लिए तैयार है।
साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना ने अपनी हरकत की है, इसकी वजह से वहां के जितने भी, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे म्यांमार हो, कोई भी हो, कहने का मतलब ये है जो कि उन्होंने अपनी इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जो विश्व समुदाय उससे तंग आकर के, और भारत के साथ, अच्छा भारत के साथ भी आप वही का काम करने जा रहे हैं जो दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसके सैनिक का तीसरा पोजीशन, भारत का विल पावर, सब कुछ करने के बाद फिर इंडिया के साथ भी आप इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तब जाकर के विश्व समुदाय ने कहा, भाई सोचा कि भाई ये सचमुच में ये एक नंबर का घातक आदमी है। यानी कि कुल मिलाकर चाइना को लग रहा था कि सालों से वो अपनी मनमर्जी चलाता आ रहा था, जब जो जी चाहे वो कर देता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था। हिंदुस्तान का वो 1962 का हिंदुस्तान समझकर चल रहा था, और आज इसी ओवर कॉन्फिडेंस में चाइना को ये लगा बड़ा झटका और हिंदुस्तान को मिली है बड़ी कामयाबी। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर चीनी सेना अब पीछे हटती हुई, और बकायदा पीछे हटने का वीडियो भी भारतीय सेना की तरफ से जारी कर दिया गया है, और इस तरह से ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी हिंदुस्तान के लिहाज से मानी जा रही है। और ये कड़ा संदेश चाइना को कि आगे इन फ्यूचर भविष्य में अगर आंख उठाकर देखने की जरूरत भी की तो आंखें निकाल ली जाएगी। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा है, नई ताकत के साथ नया हिंदुस्तान ये है जिससे अब आप आगे बात करेंगे। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।